गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितना पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आंसर होगा 1 करोड़ रुपए। तो अभी बीसीसीआई ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारतीय खिलाड़ी पदक जीत करके आए हैं उन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और कैसे कैसे, तो जो गोल्ड जीत के लाया है उसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। और आपको पता है गोल्ड जीत के कौन लाए हैं? हमारे जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। और जो सिल्वर जीत के आए हैं उन्हें 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर कौन कौन जीत के आए? 2 जने जीत के आए। एक तो वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है, मणिपुर से हैं ये। और एक पहलवान है रवि दहिया, ये हरियाणा से हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता। तो इनको मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। इसके अलावा जो ब्रोंज मेडल जीत के आए उन्हें 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है जो हैदराबाद से हैं, उनको 25 लाख मिलेंगे। एक बॉक्सर है लवलीना बोरगोहैन, ये असम से हैं, इनको मिलेंगे 25 लाख रुपए। और बजरंग पूनिया जो पहलवान है जो हरियाणा से है, इन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता, इनको मिलेंगे 25 लाख रुपए। अब आप कहोगे ब्रोंज मेडल तो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी तो जीता है, क्या उसको भी 25 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, उनको दिए जाएंगे 1.25 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। जीता जरूर उन्होंने ब्रोंज मेडल है, लेकिन वो एक सिंगल पर्सन नहीं है, पूरी टीम है, इसलिए उनको मिलेंगे कितने? 1.25 करोड़ रुपए। तो इसको मार्क कर लेना। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि आईपीएल टीम है, उसने कहा है कि जो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड जीत करके लाए हैं उनको हम 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। इसके अलावा उनके सम्मान में 8758 नंबर की विशेष जर्सी भी तैयार की जाएगी। अब क्या नंबर है ये 8758? आपको याद होगा 87.58 मीटर की दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था और वो गोल्ड लेकर के आए थे। तो इस नंबर की जर्सी तैयार करेगा चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। और इन सब के अलावा भी झारखंड सरकार ने भी कहा है कि राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इन हॉकी खिलाड़ियों में उत्तराखंड की बेटी है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टोक्यो ओलंपिक में एक ही मैच में 3 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि इनको वो 25 लाख रुपए देगी। और बायजूस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल पार्टनर है। कब से कब तक? 2021 से 2023 तक। उसके अलावा 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम का ये ऑफिशियल जर्सी पार्टनर भी बना था, मतलब उनकी जर्सी पे इसका लोगो बना हुआ है बायजूस का, जिसके सीईओ कौन है? रविंद्रन ने। इसने भी घोषणा की है कि वो नीरज चोपड़ा को तो 2 करोड़ रुपए देगा और बाकी के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। नीरज चोपड़ा, याद रखना, भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स में ये सूबेदार है। और नीरज चोपड़ा है कहां से? बताया था, हरियाणा से है। अच्छा, वैसे हरियाणा ने क्या घोषणा की थी? आपको याद होगा जब टोक्यो ओलंपिक के लिए सारे खिलाड़ी गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी गोल्ड जीत के लाएगा हम उसे 6 करोड़ रुपए देंगे, सिल्वर जीत के लाओगे तो 4 करोड़ मिलेंगे और ब्रोंज जीत के लाओगे तो 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके अलावा आपको याद दिलाऊं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा था कि खिलाड़ियों को तो सब पैसा देंगे, हम उनके कोचों को भी पैसा देंगे। अगर गोल्ड जीत के लाता है खिलाड़ी तो उसके कोच को कितने मिलेंगे? 12.5 लाख। सिल्वर जीत के लाता है तो उसके कोच को 10 लाख मिलेंगे। ब्रोंज जीत के लाता है खिलाड़ी तो उसके कोच को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। 7.5 लाख से कुछ याद आता है क्या? लिंक करो, लिंक कर करके आगे बढ़ते जाओ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार याद करो, इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए कर दी गई। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। और देखो, आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो गए, पर अब इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आना शुरू हो जाएंगे। तो केवल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिना किसी फालतू बकवास के मैंने तैयार करके उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो चाहो कुछ सुनो मत सुनो, उस ऑडियो को जरूर सुन लेना। छोटा सा ऑडियो है, लेकिन आपके एग्जाम में उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही हम लोगों ने कवर कर लिए। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है 3-4 बार उसे सुन लेना जब भी आपको वक्त मिले, ताकि वो आपको याद हो जाए। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां जाकर के उस ऑडियो को और उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हुए हैं उन सभी को आप सुन सकते हैं। और वहां पे फॉलो बटन को प्रेस करके आप मुझे फॉलो कर लेना, पास में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है? तो आंसर होगा 14 साल। एक्चुअली में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 433A से अधिक है। इसका मतलब यह हो गया कि सीआरपीसी की धारा 433A में कहा गया है, अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो कम से कम उसे 14 साल तो जेल में बिताने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही उसे क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल 14 साल से पहले भी क्षमादान दे सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह भी याद रखना, अनुच्छेद 161। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है। राज्यपाल की तो 161, राष्ट्रपति की 72। लेकिन दोनों की शक्तियों में दो महत्वपूर्ण अंतर है। वो क्या है कि कोर्ट मार्शल हो गया या मृत्युदंड की सजा हो गई, इनको केवल प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में है। और आपको याद होगा, अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। और अगर हाईकोर्ट की बात करेंगे तो हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में है। लेकिन याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? 5, और हाईकोर्ट 6। इसीलिए यहां पे भी प्रश्न बन जाता है कि रिट जारी करने का किसका बड़ा क्षेत्राधिकार है, तो आंसर होगा हाईकोर्ट का। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 213 में। वैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में कौन है? एनवी रमन्ना है 48 नंबर के। और अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? कोई भी नहीं थी, कोई भी नहीं है अभी तक। लेकिन पहली महिला जज जरूर पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारत में टोटल वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। 25वां कौन सा था? अमरावती हाई कोर्ट। और पूछ लें उसके चीफ जस्टिस का नाम क्या है? अरूप कुमार। भाई हाई कोर्ट से याद आएगा आपको, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया था। और अगर हाई कोर्ट से आपसे पूछा जाए तो यह प्रश्न बन सकता है कि हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या था? लीला सेठ था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी ये। और हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? अन्ना चांडी थी, केरल हाई कोर्ट में रही थी ये। वैसे वर्तमान में किसी राज्य में कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या? तो याद आएगा आपको, तेलंगाना में है। तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? हिमा कोहली है। और यहीं से एक और पॉइंट याद रख लो आप, ये इंटरनेशनल न्यूज है कि केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? मार्था कूम है, अभी बनी है ये। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में हर हित स्टोर योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है। तो युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या होगा? तो इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिटेल स्टोर खोले जाएंगे और इन स्टोर की मदद से बेस्ट क्वालिटी वाले जो भी डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, दाल चावल शक्कर आटा वगैरह जो भी है, वो उचित मूल्य पर बेचा जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इसी उद्देश्य के साथ ये योजना शुरू की जा रही है। तो हरियाणा का उद्देश्य क्या है? सभी को रोजगार देने का, या यूं कह दीजिए हरियाणा को बेरोजगार मुक्त करने का और रोजगार युक्त बनाने का 2024 का है, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ ये पहला जो रिटेल स्टोर है, या इसे बोल दीजिए पहला हर हित स्टोर, ये कहां पे खोला गया? पंचकुला में खोला गया। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर। और अभी हरियाणा के गवर्नर नए बन गए, कौन? बंडारू दत्तात्रेय, जो पहले हिमाचल प्रदेश में थे। आपको याद है 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पे होने थे? इसी साल होने थे ये, नवंबर में, हरियाणा के पंचकुला में, जो कि इसका चौथा एडिशन था। लेकिन अब बोला गया इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब अब ये फरवरी 2022 में होंगे। और इसका मैस्कॉट क्या है? धाकड़। अभी हरियाणा ने ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम को भी शुरू किया। और देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहां पे लगाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में तो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अभी हरियाणा ने ही जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था।
उसके अलावा याद रखना, अभी हरियाणा ने ही प्राणवायु देवता पेंशन योजना को भी शुरू किया था, संजीवनी परियोजना को भी शुरू किया था, कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को भी शुरू किया था, बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना शुरू की थी, और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई कहां से कहां तक, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। अभी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई थी हरियाणा के करनाल में। करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। देखो, हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा, कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक दमदमा झील भी पूछा जाता है, ये भी आपको मिलेगी हरियाणा में ही, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र यानी कि आर्किड कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन अभी उत्तराखंड के चमोली जिले में किया गया है। और इस संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑर्किड प्रजातियों का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और आजीविका के लिए उद्यम बनाना। ऑर्किड क्या है? ये एक फूल वाला पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑर्किडेसी। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जवाब देना। अभी भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड के देहरादून में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला कवक या फिर लाइकेन पार्क, ये कहां पे खोला गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। या फिर देश का पहला मॉस गार्डन पूछा जाए कि कहां पे खुला गया, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अभी भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला, यही बता दो। ये भी उत्तराखंड में ही खुला है। और अगर पूछा जाए कि पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कौशल विश्वविद्यालय कहां पे खुला है, तो ये खुला है असम में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां पे खुला है, तो ये खुला है छत्तीसगढ़ में। और अभी 24 घंटे 7 दिन नल के थ्रू हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो उड़ीसा का पुरी। जबकि पूछा जाए कि 100% हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा गोवा। देश का पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बन गया, तो भी आंसर होगा गोवा। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट्स पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की भी आपको 2 कैपिटल मिल जाएगी। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है। अभी इसकी समर कैपिटल बन गई कौन सी? गैरसैंण। मुख्यमंत्री नए हैं, पुष्कर सिंह धामी उनका नाम है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चीफ जस्टिस भी नए बने थे, राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है। और यहां से एक और अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। एक प्रश्न और यहां से बनेगा कि इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने बनाया। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस नाम से एक पहल लॉन्च की है, तो आंसर होगा Delhi@2047। तो अभी इस Delhi@2047 पहल को अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। तो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र और परोपकारी संगठनों के साथ मिलकर के 2047 तक दिल्ली को दुनिया में वैश्विक शहर के रूप में बनाना। मतलब दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाना और आगामी चुनाव से पहले 24 घंटे 7 दिन पानी की आपूर्ति करना। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2048 के ओलंपिक के लिए बोली लगाना और यूरोपीय मानकों के अनुसार सड़कें बनाना, ये सब इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। मतलब 2047 तक हमें ये सारे काम करने, ये लक्ष्य लेकर के वो चल रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अभी दिल्ली ने, आपको याद होगा, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू किया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही कृषि कर्ण परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा केरल से। अब इसमें होगा क्या? तो इस योजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाए जाएंगे, मतलब प्लास्टिक के घर बनाए जाएंगे ग्रीन हाउस के तहत। और इसमें एक घर की कीमत होगी 2,35,000 रुपए। और इस पॉली हाउस में क्या होगा? लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, हरे पत्तेदार जैसी सब्जियां लगाई जाएंगी। और मतलब ये सब करने का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन का कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़े और किसान बढ़िया से पूरे साल भर अच्छे से खेती कर सके। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया हमारी महिला हॉकी टीम की मेंबर है। ये वंदना कटारिया अभी टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा था इन्होंने। एक ही मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था। और उसके लिए हमने पढ़ा था उत्तराखंड सरकार इनको 25 लाख का नगद पुरस्कार भी देगी। उसके अलावा अभी इन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण विभाग का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। तो ये नाम याद रखना। बाकी विद्या बालन, अभी इनके नाम पे कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया था। प्रियंका चोपड़ा, इटली का एक लग्जरी ब्रांड है बुल्गारी,
उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इनकी अभी एक बुक भी आई थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। बाकी मीराबाई चानू आप जानते ही हो, मणिपुर की वेट लिफ्टर है। ये 49 किलोग्राम कैटेगरी में अभी सिल्वर मेडल जीत करके लाई थी। टोक्यो ओलंपिक का पहला मेडल भारत के लिए इन्होंने जीता था। एक सुष्मिता लेंका का नाम भी आप याद रखना। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था इनको पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। और मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए आपको याद होगा नुक्लू फॉर्म को व्हीटली अवार्ड 2021 मिला था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये नागालैंड के रहने वाले और पहले भारतीय बने थे ये पुरस्कार, ये सम्मान पाने वाले। तो वो नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नाम क्या है उनका? राजीव गोबा। तो झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये राजीव गोबा, जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसी तरह से आपको याद होगा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इनका भी कार्यकाल हमने कल ही पढ़ा है, 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। और पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक बोलते हैं, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी नासिर कमल भी याद रखना, अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे ये। तो ये सारे नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने महिला हॉकी टीम के कोच का पद छोड़ दिया है? तो आंसर होगा सोजर्ड मारीजने। सोजर्ड मारीजने, इनकी नेशनलिटी क्या है? डच। ये डच से हैं। ये 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने थे और अभी उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। और वैसे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उनका कार्यकाल बढ़ाने की भी बात कही थी, पर उन्होंने मना कर दी। अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन का नाम क्या है? रानी रामपाल है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको। और इस तरह से ये पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली। बाकी ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं जो हमारे लिए ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। और हमारी पुरुष हॉकी टीम के कौन है? मनप्रीत सिंह है। इनका नाम भी न्यूज में है, याद रखना, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक थे। इनके साथ एमसी मैरीकॉम भी थी। बाकी जॉन डूडा, ये कल ही पढ़ा था इनके बारे में, ये पोलैंड से हैं, चेस प्लेयर हैं ये। अभी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया इन्होंने। और एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको से है। मिस यूनिवर्सिटी 2020 का खिताब जीता था इन्होंने। चलो एक प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि CDRI का कौन सा देश सदस्य बन गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। पहले तो यहाँ पे CDRI की फुल फॉर्म क्या होगी? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लॉन्च किया था। और इसे बनाने का, इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों की चुनौतियों से निपटने के लिए और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, उसे सपोर्ट करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। और अभी बांग्लादेश इसका मेंबर बन गया। और कौन सा मेंबर बन गया? कौन से नंबर का? 25वां मेंबर बना है। अच्छा, मेंबर बनने से एक प्रश्न आपको याद आना चाहिए, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा जर्मनी। और इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला देश कौन सा बना था अगर पूछ लेंगे तो डेनमार्क बना था। अब यहां पे बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और इस साल बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। यहाँ की करेंसी टका है। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश ने जोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया था फेसबुक के विकल्प के रूप में। और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? अल्पन नाम का एप्लीकेशन। और बांग्लादेश के एक व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, अभी इन्हें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिला था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और 2019 का किसको दिया गया? ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को। कौन थे ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान? ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। और आपको याद होगा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से इनके नाम पे एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू करने की घोषणा की थी। उसी तरह से बांग्लादेश के एक और बच्चे हैं शहादत रहमान, अभी उनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। बांग्लादेश के साथ हम मेनामती मैत्री अभ्यास करते हैं, संप्रीति नाम का अभ्यास करते हैं, एक बोंगो सागर नाम का एक अभ्यास भी हमने बांग्लादेश के साथ में किया। फिर बताइए, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 9 खिलाड़ियों को।
तो अभी हरियाणा सरकार ने महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अभी आपको पता है भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर रही थी। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि एक हॉकी टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। ये एक स्टैटिक प्रश्न है आपका। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके आने वाले एग्जाम में टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो कोई भी मौका मत छोड़ना। ऐसा ना हो 2-5 मिनट बचाने के चक्कर में आपके एक आध मार्क्स चले जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां पे सेलेक्ट करके आपको बताए हैं, तो कम से कम उसे एक बार तो जरूर सुनना। और मैं तो कहता हूं जितनी ज्यादा बार सुनोगे उतना अच्छा रहेगा, आपको वो याद होंगे, सुन सुन के याद कर डालोगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ऑडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, इस वीडियो को भी, इसे भी अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा, कल का प्रश्न भी तो देख लीजिए। कल क्या प्रश्न पूछा था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, किसके नाम पे? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया।